साहब, आप क्या समझते हैं, इजलास की साइडलाइन पर सदर तैयब उर्दवान या शी जिनपिंग या सदर प्यूटन से मुलाकात हो सकती है मियां शहबाज शरीफ साहब की? फॉरेन ऑफिस वालों को कहा गया है कि 3 मुलाकातें अरेंज कराई जाए। एक मुलाकात मेरी अरेंज कराई जाए वज़ीर आज़म उससे, सदर जी से, दूसरी प्यूटन से, और तीसरी अगर मुमकिन हो तो नरेंद्र मोदी से। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि 2 कम से कम प्यूटन और चीन के जो सदर है उसकी तरफ से तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। आप देख रहे हैं कि चीन और इंडिया के साथ उनके लद्दाख में और नीफा में उनके बड़े अरेंजमेंट्स हो रहे हैं विड्रॉल के। ये क्यों हो रहे हैं? आपका नामो निशान ही नहीं है उधर। उनकी फॉरेन पॉलिसी कह लीजिए, भारत की, या कोई भी बात कह लीजिए, ऐसा क्योंकि यहाँ तो बहुत कहा जाता है ना, भारत की गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन वो इस्लामिक कंट्रीज तो उनको अवार्ड देती रहती है सारे टाइम। वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं और हम नहीं बढ़ पा रहे? देखिए, उसकी वजह ये है आरजू, आप देखें कि 10 साल के अंदर 11वें नंबर से इकॉनमी 5 नंबर पे आ गई। एससीओ की बैठक जो उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में होने वाली है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है, क्योंकि अगले साल भारत को इसकी अध्यक्षता मिलने वाली है। लेकिन इसमें दुनिया की निगाहें प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच होने वाली मुलाकातों पर लगी हुई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान भी इसका सदस्य है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलने का किसी ने समय ही नहीं दिया है। इसी संबंध में पाकिस्तानी मीडिया में क्या चर्चा हो रही है, सुनते हैं। साहब, आप क्या समझते हैं, इजलास की साइडलाइन पर सदर तैयब उर्दवान या शी जिनपिंग या सदर प्यूटन से मुलाकात हो सकती है मियां शहबाज शरीफ साहब की? देखिए, 3 टॉल ऑर्डर दिए हैं। जफरलाल साहब सीनियर हैं फॉरेन ऑफिस के, कि फॉरेन ऑफिस वालों को कहा गया है कि 3 मुलाकातें अरेंज कराई जाए। एक मुलाकात मेरी अरेंज कराई जाए वज़ीर आज़म उससे, सदर जी से, दूसरी प्यूटन से, और तीसरी अगर मुमकिन हो तो नरेंद्र मोदी से। लेकिन मेरी इत्तला ये है कि 2 कम से कम प्यूटन और चीन के जो सदर है उसकी तरफ से तो कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। अब ये है कि जाना तो इनको पड़ेगा। जो बात आपकी उनकी सही है कि पाकिस्तान इस वक्त दुनिया का बदतरीन डिसीजन लेने जा रहा है और ले चुका है अमेरिका की गोद में जाके। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को भी नाराज करना है इस दौरान में, और होना यह है कि पाकिस्तान जो है, और क्या है थ्रेट, क्या है कि हम इंडिया से आप पे हमला करवाएंगे। ये थ्रेट जो था मुशर्रफ को भी दिया गया था कि अगर तुम हमारे साथ ना चले तो हम इंडिया से तुम्हारे पर हमला कराएंगे। तो अगर इंडिया के हमले से हमने डर के फैसले करने हैं तो फिर तो हमारी कोई हैसियत नहीं, औकात नहीं, फिर हमें घास खाने की क्या जरूरत है, हम आराम से जिंदगी गुजारे। आप देख रहे हैं कि चीन और इंडिया के साथ उनके लद्दाख में और नीफा में उनके बड़े अरेंजमेंट्स हो रहे हैं विड्रॉल के। ये क्यों हो रहे हैं? आपका नामो निशान ही नहीं है उधर। और सब लोग जानते हैं कि आपने फुल टर्न करके अमेरिका के गोद में वापस कूद रहे हैं। अमेरिका ने कहा था कि इसको निकालो। जब आपने इनको निकाला, आपको क्या मिला? $450 मिलियन मिले हैं आपके स्पेयर पार्ट्स F-16 के लिए, नॉट एज ए गिफ्ट। वो भी आप खरीदेंगे अप टू 450 मिलियन। आप तो कह रहे हैं थैंक यू एज इफ के कोई गिफ्ट है, कोई ग्रांट है, मगर आपको पता है कि अगर आप वो नहीं लेंगे तो आधा आपके फाइटर प्लेन्स खत्म हो जाएंगे। जेडी साहब, अमेरिका का अपना भी तो कोई मौक़िफ़ होता होगा ना। अब आपने खुल के बात कर ली तो मैं भी खुल के पूछ लेती हूँ, कोई पसंदीदगी नापसंदीदगी कुछ तो होता होगा? अमेरिका की कोई पसंदीदगी नहीं है, ना पसंदीदगी है। तो अमेरिका का बड़ा सिंपल सा अप्रोच है जो कि हर ममालिक की होती है। हम अनफॉर्चुनेटली इन रज़ात के ऊपर आ जाते हैं, बंदों के ऊपर आ जाते हैं। एक्चुअली अमेरिका का जो रियासत है वो आपकी रियासत के साथ उसके तल्लुकात होते हैं। इसका मतलब है कि अमेरिकन स्टेट वो आपकी रियासत, जनरल बाजवा से वो बात कर रहे हैं, वो ना इमरान खान से बात करते हैं ना शहबाज शरीफ साहब से बात करते हैं, वो बात करते हैं जनरल बाजवा को। उससे पहले वो जनरल बाजवा के जो आर्मी चीफ से इनसे पहले उनसे बात करते हैं, और जो बाजवा साहब के बाद में आएंगे उनके साथ वो बात करेंगे। उन्हें पता है इस मुल्क की हकीकत में पावर किसके पास है, किसके साथ बात करनी है, किसके साथ मुआहदे करने हैं और किसके साथ आगे रिश्ते बना के चलाना है। उनकी फॉरेन पॉलिसी कह लीजिए, भारत की, या कोई भी बात कह लीजिए, ऐसा क्योंकि यहाँ तो बहुत कहा जाता है ना, भारत की गवर्नमेंट को उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन वो इस्लामिक कंट्रीज तो उनको अवार्ड देती रहती है सारे टाइम। तो आपको क्या लग रहा है कि क्यों वो आगे कैसे बढ़ रहे हैं और हम नहीं बढ़ पा रहे? देखिए, उसकी वजह ये है आरजू, आप देखें कि 10 साल के अंदर 11वें नंबर से इकॉनमी 5 नंबर पे आ गई।
और उनकी पॉपुलेशन इतनी है, और दुनिया के अंदर जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां उनकी आबादी श्रिंक हो रही है, इंडिया की आबादी बढ़ रही है। आप आने वाले दिनों में कोई ऐसी जगह नहीं बचेगी दुनिया में जहां आपको भारतीय सिटीजन नजर ना आए। ये जाएंगे, फिर उनके इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं, तालीमी उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। और आखिरी बात मैं यह अर्ज करूंगा इस रेफरेंस से आरजू कि 1947 में हुआ यह था कि उन्होंने रशिया के साथ मिलकर एक सनती इनकलाब लेकर आए थे भारत के अंदर। उन्होंने इंपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, गाड़ियां अपनी, रेफ्रिजरेटर अपने, हर चीज अपनी, ट्रक अपने, हर चीज। उसका फायदा आज उनको नजर आ रहा है। आपने 1947 से कैपिटलिस्ट सोसाइटी के पीछे आए, आप इंपोर्टेड चीजों का शौक हुआ आपको, और अब आपने हर चीज ही आउटसोर्स कर दी है। सारी की सारी गवर्नमेंट जो है वो आप बाहर के आपकी इंपोर्टेड होती है। उसके बाद उन्होंने 1-2 मिलियन कह दिया है, ट्रांच दे दो इनको IMF को, और 1-2 मिलियन 4 से 6 बिलियन बढ़ा दो IMF का पैकेज, वो भी आपको मिल गया है। फिर UAE के, सऊदी अरेबिया और कतर, इनको कहा हाँ ठीक है, आप इनको कुछ पैसे दे दें। देखिए, आप यू आर नॉट प्रिपेयर्ड टू फॉरसेक अमेरिका। आप एक बैड मैरिज में हैं, मगर आप तलाक कॉन्टेम्पलेट ही नहीं कर सकते हैं। तो ये फिर आपको भुगतना पड़ेगा, और आप भुगत रहे हैं इस वक्त। और आपकी, आप पूछ रहे हैं हमारी क्या इज्जत है। पुतिन ने तो कहा था कि अगर हम ये वापस आ जाए इमरान खान, मैं खुद जाऊंगा इसको कंग्रेचुलेट करने के लिए। और सुना है उसने ये कहा कि 50% कम तेल भी मैं उसको दे दूंगा। What I mean to say is, अब आप देख रहे हैं ये जा रहे हैं UN को, अब देखिए किस किस्म का रिसेप्शन इनको मिलता है। मैं एक प्राइम मिनिस्टर के साथ 3 दफे UN गया हूं, मैं हर मीटिंग पे उनके साथ बैठा रहा हूं। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस कौन है आपका प्राइम मिनिस्टर और उसकी स्टैंडिंग मुल्क में क्या है। सही। और मुल्क में अच्छी है तो फिर इंटरनेशनली भी अच्छी होती है। सही। और ये रिपोर्ट निकाल लें और $17 बिलियन खा जाते हो, खुदा का खौफ करो। हमारे ऊपर $150 बिलियन का कर्जा डाल दिए, और ये भी नहीं देखते कि हमसाये में जो है वो क्या कर रहे हैं। 5 गुना हमसे बड़ी मैशत है, कम से कम हमारा $150 बिलियन तो हमारा होना चाहिए था ना। उनका अगर 560 बिलियन है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, और मैं आपको पहले भी खबर दे चुका हूँ कि वो 160 बिलियन की IT तो बेच ही रहे हैं। वैसे भी इंडिया जो है 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड है, ये हमारा एनिमी है। 3rd इंडिया को ये एडवांटेज हुआ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये मैसेज चला गया कि अब इंडिया जो है वो चाइना के अगेंस्ट खड़ा हो गया है। और सारी वेस्टर्न वर्ल्ड, और पर्टिकुलरली वेस्टर्न वर्ल्ड में अगर मैं अमेरिका की बात करूं, तो वो जो चाइना के अगेंस्ट एक ग्लोबल नैरेटिव बनाते हैं, उसमें इंडिया ने अपनी लाइन ड्रॉ करके अमेरिका के साथ खड़ा हो गया। ये जारी बात है, ये बहुत बड़े जो हैं वो एडवांटेजेस हैं। और इंडिया को ये भी एक है कि इंडिया का जो ग्लोबल स्टेटस है वो भी एलिवेट हो गया है, क्योंकि सबको पता चला है भाई कि अब हमारे पास एक ऐसा एलाय है साउथ एशिया में जो कि हमारे साथ खड़ा होगा चाइना के अगेंस्ट। और जिस तरह बात चल रही थी, रिसेंटली भी बात हो रही है कि इंडिया जो ग्लोबल साउथ में एक सामने आया गया एज ए प्लेयर के तौर पे सामने आ रहा है। वो जो प्लेयर जो है वो जो डेवलपिंग वर्ल्ड को लीड करेगा, मे बी जो एशिया में एक बड़ा कद काट जिसका होगा, जारी बात है उसका अफ्रीका के साथ जितना ये इंगेज कर रहे हैं, लैटिन अमेरिका में, ये बहुत सारी चीज़ों में। और अब जो कि क्योंकि UNSC में, यूनाइटेड नेशंस में परमानेंट सीट चाहिए, तो इस हवाले से वो कह रहे हैं भाई अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी हैं, हम चाइना के मुखालिफ हरीफ हैं, हम जो है वो वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ भी हैं, तो हमें क्यों UN का परमानेंट मेंबर नहीं बनाया जाए। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।